उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। इसके कारण भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होने लगी, अपना व्यापार प्रारंभ करने लगी। देश में आयात भी बहुत तेज़ी से बढ़ा और निर्यात भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इन सारी संशोधनों के कारण, इन सारे परिवर्तनों के कारण भारतीय उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई उद्योग बंद होने के कगार पे आ गए, उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, तकनीकी परिवर्तनों का उन्हें सामना करना पड़ा। आइए इसे और विस्तार से देख लेते हैं। व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। सरकार की उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय एवं उद्योग की व्यावसायिक इकाइयों के कार्यों पर समुचित प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। इस कारण औद्योगिक क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भारत में आई तो भारतीय व्यवसाय के लिए कड़ी प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई, कड़ी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर पैदा हुई, जिसका सामना करने के लिए भारतीय कंपनियां उस समय तैयार नहीं थी। तो इसका उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा, आइए देख लेते हैं। पहला, प्रतियोगिता में वृद्धि। देखिए, जहां पहले एक व्यावसायिक फर्म को, एक बिजनेसमैन को अपने लोकल बिजनेसमैनों से ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिजनेसमैनों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। पहले ये केवल लोकल व्यवसायी थे जिनसे एक कंपनी को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, लेकिन अब दूसरे देश से जो व्यवसायी भारत में आए, जिन्होंने अपना व्यवसाय भारत में प्रारंभ किया, जिन्होंने अपने उपक्रम भारत में स्थापित किए, उनसे भी इन्हें प्रतिस्पर्धा करनी थी, प्रतियोगिता करनी थी। औद्योगिक लाइसेंस के नियमों में परिवर्तन एवं विदेशी फर्मों के प्रवेश के परिणाम स्वरूप भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। देखिए, जो विदेशी फर्मों ने भारत में प्रवेश किया, इससे जो भारतीय फर्में थी उनके सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए या तो घाटे में चले गए, और जो छोटे उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए या वो घाटे में जाकर कुछ समय बाद समाप्त हो गए। देखिए, दूर संचार सेवा, इसी के साथ बैंकिंग सेवा, ये ऐसे क्षेत्र थे जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण जब विदेशी फर्में इस क्षेत्र में उतरी, निजीकरण हुआ, धीरे धीरे इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियां उतरी, तो इन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो प्रतियोगिता में वृद्धि होने लगी। दूसरा है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। देखिए, पहले जहां एक ग्राहक के पास सीमित विकल्प थे, जो विकल्प थे वो क्या थे, सीमित थे, उसे एक या दो फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का ही उपभोग करना होता था, उसके सामने सीमित ही विकल्प थे। लेकिन जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, अन्य देशों से उत्पाद आने लगे, अन्य देशों की कंपनियों की सेवाएं मिलने लगी, तो इसके सामने अनगिनत विकल्प हो गए, इसके पास विकल्प बहुत सारे हुए, बहुत से हो गए, जिसके कारण अब इसके पास चयन करने के अवसर उपलब्ध हो गए। एक उपभोक्ता जहां पहले कुछ सीमित वस्तुओं का ही चयन करता था, वहां अब उसके सामने बहुत सारे विकल्प थे। वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी वस्तु का चयन कर सकता था। आप बाजार में जाते हैं, वहां पर आपको एक ही प्रकार की कई सारी कंपनियों के अलग अलग उत्पाद मिलेंगे और आप उनमें से किसी भी उत्पाद को चयन कर सकते हैं, पसंद करके ला सकते हैं। तो ये परिवर्तन कब हुआ? 1991 के बाद जो सरकारी नीतियों में बदलाव हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हुआ। बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता ग्राहकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाओं के क्रय में बहुत अधिक चयन के अवसर प्रदान करती है। देखिए, जब कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई
तो एक व्यावसायिक इकाई को ग्राहकों की आवश्यकता रुचि को पूरी करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की वस्तु सामने लाना था, जिसके तहत ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु मिली और उसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुएं प्राप्त हुई। अब उसके सामने बहुत सारे चयन के अवसर भी थे, विकल्प भी थे। बाजार क्रेता अभिमुखी हो गए। अब बाजार कैसे हो गए? क्रेता अभिमुखी हो गए। क्रेता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बाजार हो गया। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। देखिए 1991 के बाद जो सरकारी नीतियां बदली, उनके तहत तकनीक भी विदेशों से आने लगी। तकनीकी परिवर्तन भी बहुत तेज गति से होने लगा। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए पहले मोबाइल चला करते थे बटन वाले, कीपैड वाले, नोकिया 1100। ये मोबाइल पहले बहुत मात्रा में बिका। इससे दूसरा प्रोडक्ट आने में काफ़ी समय लगा। जो दूसरा प्रोडक्ट आया उसके अंदर 2 से 3 वर्ष का समय लगा। ठीक है। इसके बाद में जब हमारे पास टच स्क्रीन वाले मोबाइल आने लगे तो उसके अंदर 1 से 2 वर्ष का समय लगा, यानी समय अंतराल कम हुआ। और अब जो मोबाइल हमारे पास आते हैं, आप देखते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन, हर 15 दिन के अंदर उनकी तकनीक बदल जाती है। अब हर 15 दिन में नया, 15-16 दिन के अंदर नया मोबाइल हमारे हाथों में आ जाता है। नई तकनीक वाला मोबाइल कंपनियां लॉन्च करती रहती है। कई प्रकार के मोबाइल सामने देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए पहले बहुत लंबे समय में तकनीकों में परिवर्तन होता था, लेकिन अब जो 15 या 16 दिनों में ही तकनीक बदल जाती है। हर दूसरे दिन नई तकनीक के मोबाइल हमारे सामने आ जाते हैं। मतलब तकनीक के अंदर जो तकनीक है यह तेजी से बदल रही है और इसी तेजी से बदलती हुई तकनीक के कारण व्यवसाय भी अपनी तकनीकों में सुधार कर रहे हैं, अपनी तकनीकी को बदलते हुए अपने आप को संचालित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नई तकनीक के कारण मशीन, प्रक्रिया, उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार संभव हुआ है। देखिए जो ये तकनीक बदली है इससे उत्पादों में परिवर्तन हुआ है, सेवाओं में परिवर्तन हुआ है, मशीनों में परिवर्तन हुआ है, कार्य करने के तरीकों में बदलाव आया है। तेजी से बदलता प्रौद्योगिकी पर्यावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौतियां पैदा करता है, लेकिन जो ये तेजी से बदलता हुआ पर्यावरण है, तकनीकी पर्यावरण है, इससे छोटी फर्मों को बहुत नुकसान पहुंचता है। बड़ी फर्में, उनके पास वित्तीय संसाधन बहुत अधिक मात्रा में हैं, वो आसानी से तकनीक में बदलाव कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी इकाइयां हैं वो आसानी से नई तकनीक नहीं अपना पाती क्योंकि उनकी वित्तीय जो क्षमताएं हैं वो सीमित होती हैं। फर्मों को बाजार में टिके रहने एवं बढ़ने के नए नए तरीकों के विकास के लिए बाध्य करती है। और जो ये तकनीकी परिवर्तन हो रहा है तेजी से, यह बाजार में टिके रहने के लिए एक फर्म को मजबूर करती है कि वह निरंतर तकनीक में बदलाव लाए, अपने कार्य प्रणाली में तकनीक के साथ साथ बदलाव करती रहे। आगे देखते हैं बच्चों, परिवर्तन की आवश्यकता। देखिए 1991 के बाद बहुत अधिक तेज गति से परिवर्तन होने लगा। ऐसे परिवर्तन में जिस उपक्रम ने अपने आप की कार्य प्रणाली में बदलाव किया वह तो सफल हो गया, और जिसने अपने आप में बदलाव नहीं किया वह सफल नहीं हो पाया। चाहे कार्य प्रणाली में बदलाव करना था, चाहे संचालन में बदलाव करना था, संचालन कार्य में, चाहे कार्य प्रचालन के अंदर बदलाव करना था। देखिए इनके अंतर्गत उन्हें अपनी नीतियों में भी बदलाव करना था, उन्हें अपने जो प्लानिंग थी उनको भी समय समय पर बदलना था। यदि व्यावसायिक इकाइयां अपनी प्लानिंग नहीं बदल पाई और नीतियां नहीं बदल पाई तो वह उस समय की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाई और इसका खामियाजा उन्हें आगे वाले वर्षों में भुगतना पड़ा। 1991 के पश्चात बाजार शक्तियां अधिक उग्र हो गई। परिणाम स्वरूप नई आर्थिक नीतियों के द्वारा घरेलू बाजार में नई फर्मों के प्रवेश से प्रतियोगिता का स्तर बढ़ने से बाजार में टिके रहने के लिए उद्यमों को अपने प्रचालन में निरंतर संशोधन बदलाव करना पड़ता है। अगर आपको बाजार में टिके रहना है तो आपको अपने कार्य प्रणाली में, आपकी नीतियों में निरंतर परिवर्तन करना था। क्यों? क्योंकि पहले एक व्यवसाय के लिए, एक बिजनेस के लिए 1-2 ही प्रतिस्पर्धी थे।
लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आई तो इसके सामने कई सारे प्रतिस्पर्धी खड़े हो गए जो कि अच्छी तकनीक के साथ कार्य कर रहे थे, और जो विदेशी फर्में आई भारत में उनके पास आधुनिक तकनीक तो थी, आधुनिक कार्य प्रणाली से वो कार्य करते थे, प्रशिक्षित उनके कर्मचारी हुआ करते थे। तो इस सब का सामना इस बिजनेस को करना था, और इसका सामना करने के लिए इसे अपनी नीतियां भी बदलनी थी, अपने कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन लाना था। जिस उद्यम ने इन नीतियों में, अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया, वह इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाया। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। देखिए बच्चों, बात सीधी सी है, वैश्वीकरण के अंतर्गत जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई और उन्होंने आकर यहां पर अपना व्यवसाय स्थापित किया, तो उनकी जो तकनीक थी वो उन्नत तकनीक थी, और उनके पास जो धन था उसकी किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो उन्होंने अपने यहाँ पे प्रशिक्षित कर्मचारियों को भर्ती किया। भारत की जो कंपनियां थी, इंडियन जो बिजनेस थे, उनके अंदर जिसमें ज़्यादा अप्रशिक्षित कर्मचारी थे, जहां अकुशल कर्मचारी थे, वो इन प्रशिक्षित कर्मचारियों के सामने प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाए, और इससे जो इंडियन बिजनेस था वो प्रभावित होने लगा, भारतीय व्यवसायी प्रभावित होने लगे। एक भारतीय कंपनी थी जो उत्पाद तैयार करती थी, अच्छे उत्पाद तैयार करती थी, बाजार में केवल उसी के उत्पाद बिका करते थे, लेकिन उसके कुशल कर्मचारी नहीं थे, अकुशल कर्मचारियों से ही वह उत्पादन करवा रहा था, लेकिन चूंकि अकेली फर्म थी इसलिए उसके उत्पाद बिका करते थे। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां आई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और वहां प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद तैयार किए जाने लगे, तो उस बिजनेस के जो अकुशल कर्मियों द्वारा संचालित था उसका व्यवसाय ठप होने लगा, उसके उत्पाद बाजार से गायब होने लगे, और धीरे धीरे वह व्यवसाय क्या होगा, बंद हो जाएगा। नई बाजार परिस्थितियों की मांग उच्च क्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की है। अब बाजार की मांग क्या है, उच्च क्षमतावान और उच्च प्रतिबद्ध लोगों की क्या है, बाजार में मांग है, जो प्रशिक्षित हैं, जो सक्षम हैं, जो योग्य हैं, ऐसे कर्मचारियों को व्यवसाय अपने यहाँ भर्ती करने का कार्य करता है, क्योंकि भविष्य की विभिन्न व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जो भविष्य में जो नया नया बदलाव आता जा रहा है उसका सामना हर कोई नहीं कर सकता, उसका सामना सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है जो कि प्रशिक्षित है, और ऐसे जो समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए जो तैयार है, ऐसा व्यक्ति ही सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ सकता है। इसलिए मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता है, और इसके लिए मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता है, समय समय पर उनको प्रशिक्षण देने, उनकी कुशलता में विकास करने की आवश्यकता है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या प्रभाव है, बाजार अभिविन्यास। देखिए पहले क्या होता था, उत्पादन का कार्य होता था और बिक्री कर दी जाती थी, उसके बाद क्या कर दी जाती थी, बिक्री कर दी जाती थी। अब बाद में क्या होने लगा, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा आई, तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बाजार का अध्ययन करना शुरू किया, बाजार का अध्ययन करना शुरू किया, ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि के अनुसार उन्होंने अपने उत्पाद तैयार करने शुरू किए। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो बाजार का अध्ययन किया और उसके बाद में उत्पादन करना प्रारंभ किया, और उसके बाद में उन उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत किया, बिक्री की। तो ये प्रणाली अब क्या था, बाजार अभिविन्यास के अंतर्गत आया। आइए देख लेते हैं। पहले व्यावसायिक इकाइयां उत्पादन करती थी और उसके पश्चात बाजार में बिक्री करती थी। पहले उत्पादन करती थी और उसके बाद में वो क्या करती थी, बिक्री का कार्य करती थी। दूसरे शब्दों में उनके कार्य उत्पादन मूलक थे। पहले उनका कार्य कैसा था, उत्पादन मूलक था। वो सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देते थे, अपनी इच्छा अनुसार वस्तु की क्वालिटी रखते थे, उसी अनुसार उत्पादन किया करते थे। तेजी से परिवर्तित विश्व में बाजार मूलक स्थिति की ओर बदलाव आया। देखिए विश्व तेजी से बदला,
देश के अंदर व्यवसायों में बदलाव आने लगा, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जब देश में आने लगी तो उनका प्रभाव भारतीय कंपनियों पर पड़ने लगा और इनके उत्पाद बाजार से गायब होने लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सामने इनके जो उत्पाद थे वो मुकाबले में नहीं टिक पा रहे थे। ऐसी स्थिति में इनके सामने समस्या क्या थी कि बाजार की जानकारी इनके पास होनी बहुत ज़रूरी हो गई थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाजार का अध्ययन करना प्रारंभ किया। बाजार के अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने उपभोक्ता की राय जानी, उसकी रुचि, आवश्यकताओं, फैशन, इस पर सामाजिक पर्यावरण के जो बदलाव थे उनका अध्ययन करना प्रारंभ किया और उसी के आधार पर उन्होंने अपना उत्पादन करना प्रारंभ किया और प्रतिस्पर्धा में ये टिक सके। फर्म पहले बाजार का अध्ययन करती है और उसके अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। देखिए अब क्या हो रहा है, अब पहले बाजार का अध्ययन होगा और उसी के अनुसार अब उत्पादन का कार्य होगा। पहले बाजार का अध्ययन और उसके बाद उत्पादन का कार्य किया जाने लगा ताकि प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके, प्रतिस्पर्धा में टिका जा सके। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। देखिए आज़ादी के बाद से सरकार का जो मुख्य ध्यान था वह था सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर बहुत बल दिया, लेकिन 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, जो नई औद्योगिक नीति थी, उनमें सार्वजनिक उद्योगों को कम करके निजी क्षेत्रों में उनका विनिवेश किया गया, निजी क्षेत्रों को सौंपा गया। सार्वजनिक क्षेत्रों को क्या किया गया, कम किया गया, इनका विनिवेश करके इन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया और धीरे धीरे बजट में भी इन पर कम ध्यान दिए जाने लगा। ऐसी स्थिति में इन जो बचे हुए सार्वजनिक उद्योग थे उनको टिके रहने के लिए कार्य कुशलता के साथ आगे बढ़ना था और इसके लिए इन्होंने प्रयास भी करना प्रारंभ किए। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के वित्तीयन के लिए केंद्रीय सरकार का बजटीय समर्थन कम हुआ, ये 1991 के बाद में हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अस्तित्व में रहना है एवं विकास करना है तो उन्हें और अधिक कुशल होना होगा। अब अगर इन्हें 1991 के बाद जब बजट में इनकी राशि कम होने लगी तो इन्हें मार्केट में टिके रहने और जो अन्य निजी फर्में थी उनसे मुकाबला करने के लिए इन्हें अपने आप में बदलाव करना था। अपनी कार्य प्रणाली में इन्हें क्या करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा और इन्हें कुशलता के साथ काम करना पड़ा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने संसाधन जुटाने होंगे और इस उद्देश्य के लिए इन्हें क्या करने थे, अपने ही संसाधन जुटाने थे। इन्हें खुद को अपने संसाधन जुटाकर आगे बढ़ना था, सरकार के ऊपर निर्भरता को कम करना था और इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए। काफ़ी संस्थाएं जो सार्वजनिक उद्योग थे, उपक्रम थे, वो सफल भी इसमें हुए। आगे देखते हैं बच्चों, सरकार की नीतियों में परिवर्तन विशेषतः उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण सकारात्मक रहा। देखिए ये जो नीतियां थी उदारीकरण की, निजीकरण की और वैश्वीकरण की, ये बहुत सकारात्मक रही। जो भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आने से प्रभावित हुई, उन्होंने उनका मुकाबला करने के लिए जो एमएनसी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई, तो उनसे मुकाबला करने के लिए भारतीय कंपनियों ने भी उनके बाजारों में दखल देना प्रारंभ किया और भारत की कई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी जो फर्में थी उन्हें स्थापित करने का कार्य किया। आज भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करने का कार्य कर रही है। जहां पहले आयात होता था वहां अब भारत की कई कंपनियां निर्यात कर रही है, साथ ही साथ दूसरे देशों में जाकर वो वहां पर व्यवसाय भी स्थापित कर रही है। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने टाटा का नाम सुना होगा। ये ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में जाकर अपनी इकाई स्थापित कर रही है, वहां पर व्यवसाय कर रही है, वहां के बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं। क्योंकि भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग ने नई अर्थव्यवस्था के अनुपालन में भारी परिवर्तन दिखाई दिया है। देखिए इसका सकारात्मक परिणाम क्या रहा कि भारतीय जो व्यवस्था था, उद्योग था, उसमें नई अर्थव्यवस्था के अनुपालन में भारी परिवर्तन दिखाई दिया। जहां 1991 से पहले इस प्रकार की गतिविधियां कम होती थी कि भारतीय उपक्रम दूसरे देशों में जाके अपनी व्यवसाय स्थापित करें, अपनी इकाइयां स्थापित करें, वो 1991 के बाद में बहुत अधिक मात्रा में संभव हुआ।
हुआ। भारतीय उद्यमों ने प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए युक्तियां विकसित की है एवं व्यावसायिक प्रक्रिया एवं पद्धति अपनाई है, और भारतीय कंपनियों ने भी मुकाबला करने के लिए कई प्रक्रियाओं को अपनाया है। कई नवीन प्रक्रियाओं को अपनाते हुए, कई तरीकों को अपनाते हुए उन्होंने इस कड़ी प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का सामना किया है। भारतीय उद्यम अब अधिक ग्राहक केंद्रित हो गए हैं तथा ग्राहकों से संबंध एवं उनकी संतुष्टि में सुधार ला रहे हैं। अब जो भारतीय उपक्रम हैं वो ग्राहक मूलक हो गए हैं, क्रेता अभिमुखी हो गए हैं। क्रेता की जो आवश्यकता है, उसकी रुचि है, उसके फैशन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका समुचित रूप से वो अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने उत्पाद निर्मित करते हैं। उसी के अनुसार वो अब अपना उत्पादन कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जहां पहले बाजार मूलक था, वहीं अब क्रेता मूलक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अब व्यवसाय क्रेता अभिमुखी हो रहे हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने 1991 के बाद में जो भारत सरकार द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।